गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष ढाल का विकास टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ। यह पाठ्यक्रम इवोल्यूशन ऑफ द स्लोप हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के MSc एवं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के MSc फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल के फर्स्ट पेपर जियोमॉर्फोलॉजी का में सम्मिलित है। ढाल का विकास या इवोल्यूशन, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ढाल स्थल रूप के प्रमुख अंग है जो पहाड़ी तथा घाटी के मध्य ऊपरी मुखी या अधोमुखी झुकाव होता है। समतल मैदानी भागों को छोड़ करके जो देखेंगे तो सर्वत्र आपको ढाल दिखाई देने को मिल जाएगा। इनका आकार अवतल हो सकता है, उत्तल हो सकता है, सरल रेखी हो सकता है, मुक्त पृष्ठ हो सकता है या तीव्र हो सकता है। स्थल रूपों का निर्माण तथा विकास भी ढाल के आकार तथा उसके विकास की प्रक्रिया पर निर्भर होता है। इन्हीं कारणों से वर्तमान समय में भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में ढालों के विश्लेषण पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है। ढाल के विकास के अध्ययन के अंतर्गत सर्वप्रमुख समस्या ढाल परिच्छेदिका तथा समय में संबंधित स्थापित करना है। अपर्दन चक्र के साथ ढाल में निवर्तन होता है और ये ढाल निवर्तन होता है ये तो सभी लोग मानते हैं, परंतु क्या चक्र के आगे बढ़ने के साथ साथ ढाल के कोण में भी परिवर्तन होता है, ढाल का कोण में भी ह्रास होता है या ढाल के समांतर इसका निर्वर्तन होता है और कोण स्थिर होता है? इसमें लोगों में मतांतर है और इस समस्या के लेकर के ढाल के जो विकास पे अध्ययन करने वाले लोगों के बीच में दो स्कूल विकसित हो चुके हैं, जो क्रमशः डेविस का अपर्दन चक्र या अपर्दन ढाल का पतन सिद्धांत और पेंग का ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत के रूप में आप जानते हैं। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम ढाल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ये काम करता है। किसी भी पहाड़ी ढाल होता है वो सागरी ढाल होता है। इसकी कुछ विशिष्ट अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका होता है। इसमें आपको 4 प्रकार के तत्व दिखाई देंगे। एक इसमें पहला है होता है वो उत्तल तत्व, दूसरा होता है मुक्त पृष्ठ तत्व और तीसरा होता है सरल रेखी तत्व और चौथा होता है अवतल तत्व। पहला जो उत्तल तत्व होता है, पर्वतीय ढाल के सबसे ऊपरी भाग में आपको ये विद्यमान होता है और यह संभवतः समूचा ढाल जो होता है ऊपरी भाग में ही होता है उत्तल ढाल। नीचे की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो इसकी जो ढाल की तीव्रता कम होने लगती है। फिर दूसरा जो ढाल तत्व है वो है मुक्त पृष्ठ तत्व, फ्री फेस एलिमेंट्स कहेंगे। मुक्त पृष्ठ दीवार एक सदृश खड़े भाग होता है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा, और ये प्रायः नग्न शय से युक्त होता है क्योंकि यहाँ अवसादों का आवरण नहीं हो पाता। इसका ढाल इतना तेज होता है, खड़ा होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार का आवरण टिक नहीं पाता। तीसरा जो तत्व होता है वो सरल रेखी तत्व कहलाता है। आमतौर पे ये मुक्त पृष्ठ ढाल और अवतल ढाल के मध्य एक सरल रेखा रूप में आपको दिखाई देगा और इसमें इसका निर्माण होता है अवसादों से होता है। जो शिखरी उतलता जो ऊपर का जो ढाल है वहाँ से जो अवसाद कट के अपक्षा या अपर्दन क्रियाओं से जो होता है इन्हीं भागों में जमा होता है, जिसके कारण ये आपको सरल रेखी रूप में दिखाई देगा। तीसरा जो तत्व है वो है अवतल तत्व कहलाता है। किसी भी आदर्श ढाल के परिच्छेदिका के सबसे निचले भाग में आपको जो स्वरूप है वो ढाल है उसका
ये अवतर रूप में दिखाई देता है। और ये जो भाग है ये सबसे उसका नीचे भूभाग होता है, नीचे ढाल का सबसे नीचे भाग होता है। अब हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश किए हैं कि किस प्रकार से ये उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखी, उसका आकार किस प्रकार से, एक ही ढाल के चार अलग अलग क्षेत्र हैं जो किस रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें अब हम अपने अध्ययन में पहला जो लेते हैं, पहला सिद्धांत लेते हैं वो डेविस का ढाल पतन सिद्धांत। डेविस ने ढालों के विकास के चक्रीय अवस्था का प्रतिपादन किया और अपर्दन चक्र के युवा अवस्था में नदी द्वारा निम्नवर्ती अपर्दन तथा अपक्षय के कारण तीव्र ढाल का विकास होता है, ये उन्होंने बताने की कोशिश किया। इस युवावस्था में ढाल का निवर्तन कम होता है तथा पतन बिल्कुल नहीं होता, परंतु जल विभाजकों द्वारा जब वो शीर्ष अपर्दन करता है तो अपर्दन इस क्रिया में सक्रिय होता है। इस कारण से जल विभाजकों का नाश होने लगता है, वो उसकी ऊंचाई कम होने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप ढाल में कमी होने लगता है, उसका पतन होने लगता है और इसकी परिच्छेदिकाएँ हैं वो उसमें बदलने लगता है। युवावस्था में प्रवणित ढाल में प्रवणित होता है क्योंकि सर्वत्र ढाल इतना होता है कि अपक्षय प्राप्त मलबा परिवहन आसानी से हो जाता है, क्योंकि ढाल अधिक होने के कारण से मलबा का स्थान के साथ दूसरे स्थान पर नदी द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। जीर्णावस्था में ढाल का धीरे धीरे नदी का चक्कर आधे संपादित होते जाता है और वो नदी है आपके उसमें वृद्धावस्था और जीर्णावस्था में होने के पहुँचते जाता है और जीर्णावस्था तक आते आते इसका ढाल है बहुत अधिक न्यून हो जाता है। तो ये आपके चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसका ढाल न्यून होता है। ये आपका पहला होता है, ये जो नदी का जो पहला भाग है ये ये जो युवा तरुणावस्था कहलाता है। इसमें देखेंगे घाटी और शिखर के बीच के जो जो ऊंचाई शिखर है बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है और ये ढाल भी 45 अंश के लगभग। और नीचे जीर्णावस्था में चले जाएंगे तो ये घाटी और शिखर के बीच की ऊंचाई बहुत कम हो जाता है क्योंकि नदी इस शीर्ष भाग को काट चुका रहता है और इसके कारण ढाल है 37,000। यहाँ का ढाल देखिए, यहाँ का ढाल देखिए, दोनों में आपको स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। तो जैसे जैसे नदी है युवावस्था से जीर्णावस्था में प्रवेश होता है उसकी ढाल में क्या होने लगता है, उसका ढाल है पतन होने लगता है। ये अब उन्होंने इस चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश किया कि किस प्रकार से ढाल का पतन होता है। एक बार और देख लेते हैं इसको। ये युवावस्था है, ये वृद्धावस्था है, ये जीर्णावस्था है। इस कोण को आप देखिए, परिच्छेदिका को, ये चपटा होते जा रहा है। तो ये ढाल का पतन हो रहा है, ये बताने की उन्होंने कोशिश किया। अगला इस मॉडल को देखिए, उसमें आप देखेंगे तो इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये युवावस्था का है। इस समय नदी सर्वाधिक रूप से डिपनिंग क्रिया करती है। फिर जैसे जैसे वो प्रौढ़ावस्था में आता है, चौड़ीकरण की क्रिया शुरू होता है, वेदिंग की क्रिया शुरू होता है और इस भाग में आते आते नदी समप्राय मैदान में बदल जाता है। तो यहाँ का कोण देखिए, यहाँ का देखिए और ये कोण, तो ढाल का पतन दिखा दे रहा है। जैसे कहने का तात्पर्य है जैसे जैसे घाटी का विकास होता है नदी का ढाल है या वो क्या हो जाता है, वो ढाल का जो कोण है वो न्यून होने लगता है। ये डेविस ने बताने की कोशिश किया। अगले मॉडल इनका और देखिए, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि पहला जो है युवावस्था का है, दूसरा होता है प्रौढ़ावस्था है या तीसरा है ये आपके जीर्णावस्था में है। इसमें नदी घाटी का छोटा क्षेत्र में है, यहाँ पर थोड़ा विस्तृत हो गया है, यहाँ पूरा क्षेत्र में फैल गया है। जब नदी घाटी का छोटा था उस समय घाटी और शिखर के बीच की ऊंचाई ज़्यादा था, जिसके कारण से ढाल तीव्र था और जैसे जैसे इस अवस्था को क्रॉस करके आगे जाता है तो
नदी घाटी की विकास होता है तो उसका जो ढाल है वो भी कम होते जाता है। और एक अवस्था ऐसा भी आता है कि नदी घाटी का जो पूर्णतः ढाल है 3 से 5 बीच पहुंच जाता है, लगभग समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से डेविस ने बताने की कोशिश किया नदी के चक्रीय अपरदन के चक्र संपादित होता है युवावस्था से, जब तक जीर्णावस्था में पहुँचते थे एक ओर नदी घाटी का विकास होते जाता है, दूसरी ओर ढाल का पतन होते जाता है। दूसरा जो परिसंकल्पना है उसको कहेंगे पेंग का प्रतिस्थापन, ढाल प्रतिस्थापन परिकल्पना, पेंग्स हाइपोथेसिस ऑफ द स्लोप रिप्लेसमेंट। तो पेंक ने के ढाल से संबंधित सभी विचारधाराओं का भाषा जो है जर्मन भाषा में था, और जिसके कारण से इसमें समझने में लोगों को भ्रांतियाँ होती थी। लेकिन बाद में जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ 1953 में, बाउशल ने इनके जो पुस्तक था जियो जियोसिस एनालाइस का अंग्रेजी अनुवाद मार्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लैंडफॉर्म किया, तब इनके सिद्धांत को इस दुनिया से में आया, कहेंगे विश्व के लोग इसको जाने। पुनः साइमंड्स ने 1962 में इसका सही ढंग से समीक्षा किया, क्योंकि जर्मन भाषा और अंग्रेजी भाषा के जो टर्मोलॉजी में अंतर होता, जिसके कारण इसका थोड़ा सा टाइम लगा, लगभग 9 साल लग गया पूर्ण रूप से आने में। तब जो पेंग का जो ढाल प्रतिस्थापन जो सिद्धांत है उसकी परिकल्पना वो आपके विश्व जगत के सामने आया। पेंग का प्रमुख उद्देश्य बहुजात प्रक्रम तथा स्थिर रूपों का अंतरजात प्रक्रमों के साथ संबंध स्थापित होना था। बहिर्जात प्रक्रम जानते हैं आपके अपक्षय अनादन जो होता है, अपक्षय ये जो होता है अपर्दन होता है जो बाहरी, और दूसरा होता है अंतरजात प्रक्रम होता है, इसके बीच में दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना था। इस तरह से पेंग ने स्थिर रूप के सिस्टम को दो महत्वपूर्ण तथ्य माना, एक प्रक्रम की कार्यप्रणाली और दूसरा ढाल का विकास का निगमिक मॉडल। उन्होंने किस प्रकार से प्रक्रम होता है वो इनके मॉडल में फिट होता है, इसके लिए उन्होंने पेंग ने 7 विशेषताओं तथा प्रक्रमों के कार्य को अपने सिद्धांत में उल्लेख किया। पहला है न्यूनीकरण की मात्रा। तो न्यूनीकरण की मात्रा से तात्पर्य होता है प्रस्तर या रेगुलित के उस मात्रा से है जो टूटकर बारीक पदार्थ रूप में परिवर्तित होता है, दूसरे रूप में जो कि अपर्दित होने के लिए तैयार रहता है। ये मात्रा हो गया। रेगुलित की गतिशीलता। रेगुलित की गतिशीलता वह गुण है जिससे रेगुलित अनक्षादन प्रक्रम ढाल के सारे गतिशील होता है। जो उन्होंने अपने मॉडल में बताने की कोशिश की, आगे चल के बताएंगे कि एक क्लिप का चयन किया उन्होंने और ये कहा कि नीचे सरिता बह रही है और जो पर्दन प्रक्रम के द्वारा जो काटा गया जो अवसाद होता है वो नदी द्वारा प्रवहित कर लिया जाता है, और जहाँ पर्दन होता है वो हट जाता है, रेगुलित हट जाता है। तो वह गुण है जिससे अनक्षादात्मक प्रक्रम के ढाल के सारे गतिशील होते हैं। जैसे जैसे वो हटेगा वैसे ही अगला चट्टान है जो मूल चट्टान हो अपर्दन के लिए प्रस्तुत होगा, इससे तात्पर्य है। अगला जो कहेंगे तो रेगोलिथ की मोटाई। रेगोलिथ की मोटाई है वो से तात्पर्य है कि जो ढीले पदार्थ की आवरण की मोटाई कितनी है, इससे तात्पर्य है क्योंकि कम मोटी जितनी मोटी होगी उससे अपर्दन कम होगा और ज़्यादा होगा तो अपर्दन कम होगा, और रेगोलिथ की मोटाई कम होगी तो अपर्दन क्रिया ज़्यादा होगा, क्योंकि सतह जो अनावरण जो सतह होता है उस पर अपर्दन की क्रिया संपादित होगा। तीसरा ढाल सतह का अनावरण। ये ढाल सतह का अनावरण वह मात्रा होता है जिससे रेगोलिथ के नीचे स्थित सेल न्यूनीकरण के प्रक्रम के लिए अनावृत हो जाता है। जो रेगोलिथ के नीचे यदि कम हट जाएगा तो जो रेगोलिथ के नीचे स्थित जो सेल है वो अपर्दन के लिए प्रस्तुत हो जाएगा।
इससे तात्पर्य है शैल गुण। शैल चट्टानों के पदार्थ से चट्टानों के उन सभी पहलुओं को बोध होता है जिससे न्यूनीकरण की दर तथा रेगुलेटरी गति दर पर प्रभाव होता है। ये शैल के गुण के ऊपर निर्भर करता है कितने मात्रा में अपरदन संपादित होगा। कोमल चट्टान होगा तो जल्दी अपरदन क्रिया संपादित होगी और कठोर चट्टान होगा तो समय लगेगा। अगला जलवायु का संबंध होता है। इन्होंने संबंध स्थापित किया। सीधा नक्षादन प्रभाव पड़ता है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार का अपरदन सक्रिय होता है और क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में जो न्यूनीकरण का दर इसीलिए अलग अलग होता है। ढाल का कोण का विकास प्रारंभिक अवस्था में स्वतंत्र विचर होता है। आगे चलकर यह नक्षादन के द्वारा क्या होता है, आंशिक रूप से उसी पर आधारित हो जाता है या मध्यम हो जाता है, ये कहने के तात्पर्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये मान्यता के आधार पर अपने मॉडल का प्रस्तुत किया। पेंग का जो मॉडल अपना माध्यम से अनुभव जो प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत के लिए एक पहाड़ी के विकास के लिए पेंग रूप का चयन किया जिसका ढाल होता है वो क्या होता है, खड़ा होता है। और ये क्लिफ ढाल के आधार पर ऐसी सरिता या नदी बहती है जो अपरदन नहीं करती और न ही निक्षेपण करती, सिर्फ ये परिवहन का कार्य करता है। अर्थात क्लिप के ऊपर के भाग पे जो अनावृत आवरण का जो होता है उसका सिर्फ वो परिवहन करता है। एक निश्चित समय के अंतर्गत क्लिप के सभी भाग समान मोटाई से ढीला होकर के अपक्षय के प्रभाव से वो नदी द्वारा हटा लिया जाता है। और लेकिन नीचे का भाग कुछ भाग होता है ढाल बहुत अधिक न होने के कारण उसको नहीं हटा पाता, इसलिए यहीं पे ढाल का प्रतिस्थापन हो रहा है। थोड़ा सा इस मॉडल को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सबसे पहले इस मॉडल को उनको बड़ा करता हूँ, ये थोड़ा सा बताने के लिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। पेंग का मानना है कि जो अपरदन होता है वो एक पूरा पेटी में अपरदन करता है। इस क्षेत्र में पूरा क्लिप का पूरा एक समान मोटाई मान्यता है, वास्तविक धरातल में ऐसा नहीं होता, अलग अलग भागों में अपरदन अलग होता है। जब ये हट जाएगा तो इस भाग में अपरदन होगा, फिर ये भाग प्रस्तुत होगा अनावरण के लिए भाग होगा, फिर अगला ऐसे बढ़ते जाता है। लेकिन उनकी मान्यता के अनुसार एक और होता है जो समझाने की कोशिश की है, ये पूरा भाग तो अपरदन होगा लेकिन ये भाग में ज़्यादा ढाल नहीं होने के कारण यहाँ पर अपरदन क्रिया नहीं होती, ये सिर्फ ऊपर में होता है। तो कायदे से इसको ढाल है तो पूरा इस क्षेत्र में पूरा यहाँ तक होना चाहिए। ये यही चीज़ होता है, ये ढाल का प्रतिस्थापन हो रहा है। जैसे जैसे अपरदन क्रिया हो रहा है निम्नीकरण तो हो रहा है ढाल का, नीचे भाग कट रहा है, तो ये ढाल का क्या कहते हैं निम्नीकरण हो रहा है। और ये इस प्रकार से अब ढाल है प्रतिस्थापित होते जाता है, ये बताने की उन्होंने कोशिश किया किस प्रकार से ये ढाल कम होते जा रहा है नीचे की ओर। यहाँ था पहले, वो यहाँ पर पहुँच गया, देखिए ढाल, फिर यहाँ ढाल है यहाँ पहुँच गया, छोटा होते गया। लेकिन ये समान नहीं है, ऐसा 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 बढ़ते जा प्रतिस्थापित हो रहा है, और लेकिन उसके कोण में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये बात समझाने की कोशिश उन्होंने इस चित्र के माध्यम से किया। उनका जो मॉडल है उसका एक और चित्र देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने मॉडल में बताने की कोशिश किया। तो नदी के अलग अलग अवस्था में देखिए, ये युवावस्था में, ये प्रौढ़ावस्था में, जीर्णावस्था में, इसमें भी नदी घाटी का विकास हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें घाटी हो रहा है। ये छोटी घाटी है, ये बढ़ गया और ये बहुत अधिक बढ़ गया, लेकिन ढाल देखिए पीछे की ओर हट रहा है ये, और किसी प्रकार से इसमें ढाल में पतन नहीं हो रहा है बल्कि ढाल में प्रतिस्थापन हो रहा है। इसीलिए पेंक ने इसका नाम ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत कहा। बाद में ये प्रतिस्थापित होकर के समप्राय मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मान्यता है
इस प्रकार से उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम लोग ढाल का क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब जो नेक्स्ट जो देखेंगे वो है वुड का संकल्पना। वुड है, वुड की संकल्पना देखते हैं। वुड ने ढालों के विकास के लिए एक देखेंगे समांतर निवर्तन की स्वीकृति के साथ अपक्षय दर तथा उससे प्राप्त मलबा के परिवहन दर को भी समाजित कर पुष्टि किया। उन्होंने अपनी संकल्पना के प्रतिपादन में एक क्लीप ढाल का चयन किया जो कि मुक्त पृष्ठ वाला है। उसका निर्माण अपर्दन प्रक्रम से होता है, वो हुआ है या भ्रंशन क्रिया से हुआ है। मतलब वो क्लिप का निर्माण अपर्दनात्मक रूप से या भ्रंशन से हुआ है। अपक्षय के कारण क्लिप का निवर्तन प्रारंभ हो जाता है और अपक्षय से प्राप्त मलबा ढाल के आधार पर एकत्रित प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से मुक्त पृष्ठ भाग निचला हिस्सा लगातार मलबा इकट्ठा होता जाता है जिससे तिरोही होने लगता है और उसकी ऊंचाई कम होने लगती है। इस तरह से मुक्त पृष्ठ का निचला भाग स्थिर ढाल का रूप ले लेता है और स्थिर ढाल के नीचे का वो एक उतल ढाल का निर्माण हो जाता है। सरलीकरण के लिए वुड ने मान लिया कि स्थिर ढाल के ऊपरी भाग का और मुक्त पृष्ठ के अपक्षय से प्राप्त जितना मलबा आता है उतना निचले भाग में सरिता द्वारा हटा लिया जाता है। तो जैसे जैसे देखिए जो इनका मॉडल देखेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से ये पहले समझते हैं। देखिए ये ऊपर में देखेंगे तो ये क्लिप है, एक मिनट, ये क्लिप है, एक मिनट नहीं चयन नहीं हुआ भाई, एक क्लिप है आपका, तो इसके द्वारा जितना मलबा हटता है वहीं इतना जमा हो जाता है। ये तो ये सरल आकार में जब बनता गया, ये सरल आकार में बन गया। जितना मात्रा में मलबा कटा पक्षय द्वारा उतना ही अवसाद यहाँ पर जमा हो गया, बाकी पदार्थ है वो नदी द्वारा बहा लिया गया। तो इस प्रकार से देखेंगे जो ढाल है आपके ये स्थिर ढाल का निर्माण होने लगता है। ये स्थिर ढाल के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। इसको हटाऊंगे तो एक बार आपके समझ में और आ जाएगा कि किस प्रकार से ढाल का स्वरूप चेंज होते जाता है। जैसे जैसे निवर्तन होता है तो आपको दिखाई देगा। ये क्लिप था यहाँ तक, ये इसमें दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ तक अपर्दन हुआ, थोड़ा सा जमा हुआ, फिर जमा हुआ, फिर होगा, धीरे धीरे ये जमा होते जाएगा, ये आकृति बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर निक्षेपण, यहाँ पर अपर्दन, और इससे ये सरल रेखी ढाल में कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में फिर इसमें अपर्दन शुरू होता है और जिसके परिणाम स्वरूप ये बनने लगता है, ये ढाल का समांतर निवर्तन होने लगेगा। क्लियर? थोड़ा सा पहले ये क्रिया हुआ, एक रेखा बना, इसको मान लीजिए ये रेखा, इसको पहले वाला ये जो रेखा क्रिया हो रहा है वो ये रेखा है। फिर पुनः उस प्रक्रिया होगी तो ये वाला संपादित होगा, फिर होगा ये वाला होगा। इस प्रकार से ढाल का उन्होंने माना कि अपक्षय तथा अपर्दन के निषेचना से किस प्रकार से वहाँ पर अपर्दन की क्रियाएं या जो ढाल का किस प्रकार से स्थिरीकरण होता है या स्थिर ढाल का निर्माण होता है। नीचे में जा कर के क्योंकि नदी द्वारा अवसाद हटा लिया जाता है, इसके लिए अवतल ढाल का निर्माण हो जाता है। तो ये वुड का समांतर निवर्तन सिद्धांत संकल्पना है। इसमें वही बताने की कोशिश किया गया कि ये रेखा जो है ये इसमें बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो हटा वही रेखा ये है पहला स्थिति में, दूसरी स्थिति में बदल गया तो कम हो गया। तो ये ढाल का निवर्तन होते जा रहा है, ये वुड ने बताने का कोशिश किया। अब हम लोग देखते हैं किंग का पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत। एल.सी. सिंह द्वारा प्रतिपादित ढाल विकास के सिद्धांत उनके द्वारा प्रस्तुत स्तर रूपों के विकास की व्याख्या से संबंधित है। किंग का ढाल विकास सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित नदी चक्र, पहाड़ी ढाल चक्र तथा स्थल चक्र का से एक दूसरे से कहेंगे संबंध रखते हुए इससे संबंधित है। किंग के अनुसार एक मानक ढाल में 4 तत्व होते हैं: शिखरी उतलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मक तथा अवतलता। वो
ढाल के तत्व में हम लोगों ने देखा था। इस तरह से आदर्श ढाल का विकास स्वाभाविक होता है और ये जो स्वाभाविक अपर्दन का प्रतिफल होता है। इनका निर्माण के विकास के लिए उन्होंने बहते जल द्वारा चट्टानों इसका मलबा का स्थानांतरण माना, और ढाल का पूर्ण विकास स्थानीय दशाओं पर निर्भर होता है, इसमें भिन्नता हो सकती है। इस तरह से देखेंगे तो स्थानीय दशाओं में दृढ़ शैल संस्तर और पर्याप्त उच्चता या ऊंचा वक्ष इसके लिए ढाल के लिए विकास के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब संस्तर के रूप में उसका कटाव क्रिया हो, और देखेंगे तो उसमें ऊंचा वक्ष भी होना चाहिए, जिससे ढाल हो तो अब उसमें ये सक्रिय हो सके अपर्दन के कारण। यदि इन दोनों कारकों में से कोई भी क्रिया अनुपस्थित होगा तो कगार में न बनेगा, न ढाल मलबा ढाल नहीं बन पाएगा। इस स्थिति में आपको उत्तल अवतल पहाड़ी के विकास हो जाएगा और अपर्दन क्रियाएं हैं जो ढाल का विकास नहीं होगा। किंग का पहाड़ी ढाल विकास के सिद्धांत में पेडी प्लेन के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया से है। पेडी प्लेन होता है, दो प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है। कगार का निवर्तन, मतलब नीचे की ओर उसका किस प्रकार से नीचे की ओर कम हो रहा है उसकी हाइट, और दूसरा पेडिमेंटेशन, मतलब अपर्दन की क्रियाएं किस प्रकार से वहाँ संपादित है। इन्हीं तीन चीज नदी के जो चक्र किस अवस्था में है, पहाड़ी ढाल का किस चक्र जो होता है अपर्दन चक्र होता है, और स्थिर रूप का चक्र से इंटरेक्ट होकर के ये जो आपका जो किंग का सिद्धांत है, एक उन्होंने इस चक्र के रूप में ढाल चक्र रूप में अपने ढाल के जो विकास का चक्र प्रतिपादित किया। एक चित्र के द्वारा आपको दिखाई देगा। इसमें ये जैसे तरुणावस्था में ढाल है, एक मिनट, ये तरुणावस्था में ढाल बहुत अधिक है, देखिए ये। फिर आपका पहाड़ी का ढाल है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यहाँ पर्दन क्रियाएं सक्रिय होता है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मतलब यहाँ पर नदी जब क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, तो ऊपरी तरफ ज़्यादा काटेगा और यहाँ पर जमा करते जाता है। तो और ये भूभाग उत्थित मतलब ऊपर उठेगा, फिर अपर्दन क्रिया हो जाएगा, फिर अपर्दन, तो घाटी और पहाड़ी दोनों कटते जाएंगे और अपर्दन की क्रिया आगे बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये भूभाग है पूर्णतः संप्राय पेडी प्लेन में बदल जाएगा। इस प्रकार से किंग ने अपने तीनों चक्र सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से अलग इस क्षेत्र में कागार क्षेत्र या भ्रंशन वाले क्षेत्र में नदी घाटी का विकास या ढाल के विकास होता है, इसको प्रतिपादित करने की कोशिश किया। तो ढाल विकास का जो सिद्धांत है, आपके जो प्रमुख से ही सिद्धांत हैं, पेंग का ढाल पतन सिद्धांत, डेविस का ढाल पतन सिद्धांत, पेंग का ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, वुड का ढाल का समांतर निवर्तन सिद्धांत, और किंग का पहाड़ी चक्र सिद्धांत। ये चार ढाल का सिद्धांत होता है, जिसके माध्यम से अलग अलग उन्होंने थोड़ा सा मतांतर हैं, थोड़ा सा भिन्नता है। और ये सच है कि जैसे जैसे ढाल का विकास होता है तो भूमि का निवर्तन होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में इन लोगों में आपस में मतांतर है। तो ये प्रकृति में ढाल का विकास अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग जलवायु प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में संपादित होता है। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को काफ़ी हद तक ढाल विकास का जो सिद्धांत समझ में आया होगा। किसी प्रकार से इसमें कुछ समझना होगा तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9406062503। इसमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट और वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।